व्हाट्सअप गाइस, जो अभी का टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपने को एक टॉपिक आगे पढ़ना है, उसके लिए क्यों आपको पता चल जाएगा। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई से, कुछ ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पे बोलता हूँ, उस डेफिनेशन को मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए एकदम सिंपल, आपको ज़्यादा जितना आप ध्यान में रखना, जितना आप ज़्यादा दिमाग लगाते हो उतना आप ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको जो डेफिनेशन बताऊंगा उसके ऊपर ज़्यादा सोचो मत, सीधा उसको दिमाग में डाल दो। और जैसे ही इस सेशन का एंड हो जाएगा, उस एंड में मैं आपको उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो बता दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है वो पहले बताता हूँ, उसका डेफिनेशन बताता हूँ। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग गिवन एरिया। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम गिवन एरिया, ठीक है। अब यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्ट एक फॉर्मूला डाल देता हूं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसका एक सिंपल वर्जन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बार डॉट ए बार। अब ये ए क्या होगा बताओ मुझे, क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन? क्या था? इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया ना। तो ए क्या होगा? एरिया। फिर एरिया ए वेक्टर कैसे हुआ? भाई हम लोग तो अब तक पढ़ के आए कि एरिया स्केलर होता है, तो एरिया वेक्टर कैसे हुआ? ध्यान में रखना है, मैथमेटिक्स में कुछ कुछ चीज़ सिंप्लीफाई करने के लिए कभी कभी हम लोग एरिया को वेक्टर बना देते हैं, लेकिन मैथमेटिकल रीजंस के लिए एरिया स्केलर ही होता है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ई बार डॉट ए बार जब मैं लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा मैं मॉड ई, दैट इज नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। वे थीटा क्या होगा फिर यहाँ पे? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। मैथमेटिकली इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मैथमेटिकली समझना है, अभी दिमाग मत लगाना, ठीक है। अब पहले तो मैं एरिया वेक्टर को डिफाइन करता हूं। अब एरिया वेक्टर क्या होता है? अब एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। एरिया वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से देखो यहाँ पे ये 1+5 का बेसिकली एक प्लेन कवर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसका एरिया क्या दिख रहा है? ये एरिया है ना। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बोला एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया, पर परपेंडिकुलर होगा मतलब कहाँ पे होगा एरिया? आइदर एरिया ऊपर होगा ऐसे, राइट, या एरिया वेक्टर नीचे होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ हो सकता है, आइदर वो ऊपर होगा नहीं तो नीचे होगा, लेकिन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया, दैट इज माई एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो आपको पता है। अब मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एक जिसमें आप देख रहे हो जो प्लेन ऑफ एरिया है इट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? अब देखो यहाँ पे ये है एरिया, ठीक है। अब लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल ऐसे जा रहा है जो दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें मुझे बताओ एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो इधर इस डायरेक्शन में होगा नहीं तो इस डायरेक्शन में होगा। अब मैंने लेट्स से डी लिया है इस डायरेक्शन में, वही तो यहाँ पे दिखा है मेरा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू एरिया दिखा है, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? इसी डायरेक्शन में है। अब देखो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया भी इसी डायरेक्शन में, मतलब ई और ए में एंगल कितना है? 0। तो मुझे बताओ इस फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी ई इंटू ए। ई ए कॉस एंगल कितना है? 0 ना, तो बेसिकली कितना आएगा? ई ए। ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू ई ए। सिमिलरली इसमें कितना होगा? इसमें मेरा देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये जो एरिया है ये थोड़ा टिल्टेड है कुछ ऐसे, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है? ऐसे ही जा रहा है ना। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और मेरा एरिया वेक्टर ये हो गया, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे लेट्स से इन दोनों में एंगल है थीटा, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? ई ए कॉस थीटा।
अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फर्स्ट केस, जब थीटा की वैल्यू 0 थी, इसका मतलब क्या था, फर्स्ट केस बना था जो मेरा यहाँ पे था, जो है प्रीवियसली मैंने जो एक्सप्लेन किया था वही होगा। थीटा की वैल्यू सपोज 90 डिग्री होगी। अब थीटा की वैल्यू 90 होती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बेसिकली मेरा जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ही जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा कैसे रही है, कुछ ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ऐसे ही जा रही है, और एरिया भी उसी प्लेन में है, मतलब मेरा एरिया वेक्टर ऐसे हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई। तो एंगल कितना है, 90, एंगल 90 है। अब आप देखोगे ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई ए कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया के प्लेन से जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। ध्यान में रखो, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, ई इंटू ए, ऐसे होगा तो क्या होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया से गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0। ये इसके दो स्पेशल केसेस थे, ठीक है। तो मुझे बताओ, जो स्पेशल केसेस थे और नॉर्मल फ्लक्स आपको समझ में आया कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते, फ्लक्स का कैलकुलेशन क्या होता है। अब देखते हैं फ्लक्स का थोड़ा हायर वर्जन। अब आपने इसमें देखा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इवन एरिया भी यूनिफॉर्म है, राइट, एरिया यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ई बार डॉट ए बार। लेकिन लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और एरिया भी कुछ आड़ा टेढ़ा है, उस केस में मेरा फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट स्मॉल एरिया। भाई यही होगा ना, मतलब हम लोगों ने क्या किया भाई, स्मॉल फ्लक्स निकाला छोटे एरिया में से और उसको ऐड किया इंटीग्रेट करके, खत्म। तो ये हो गया मेरा एक्चुअल फॉर्मूला। तो मेरा एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर। समझ में आया, चलो अच्छी बात है। तो पहले तो इतना अपने को समझना है। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या होता है वो अभी तक नहीं बताया मैंने। क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू गिवन एरिया, उसका जो मेजर होता है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको इसके ऊपर 2 एग्जांपल्स पूछता हूं, ठीक है। तो उस एग्जांपल्स को सॉल्व करते करते हम लोग रूल्स बना देंगे। अब देखो, तो जो एग्जांपल मैंने यहां पे ड्रॉ किया, आपको क्या दिख रहा है, राइट, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, हेमिस्फीयर दिख रहा है, उसका रेडियस कितना है, r, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से पास हो रही है। अब सब में डिस्टेंस सेम है, सेपरेशन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, राइट। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है, अब मुझे निकालना है भाई ये जो आपका हेमिस्फेरिकल सरफेस होता है ना, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितना फ्लक्स पास होगा, कहां से, हेमिस्फेरिकल सरफेस से। अब यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप क्या सोचोगे, फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, राइट, ई बार डॉट डी ए बार। हाँ, इसका इजियर वर्जन क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों कांस्टेंट होगा तो बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं, ई बार डॉट ए बार। लेकिन ये तो यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पूरा भाई हेमिस्फीयर है, देखो यहाँ पे ये सर्कल है, ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर के ये वाला जो सरफेस है, कर्व्ड रीजन, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो पूछा हुआ है। चलो बताओ कैसे करोगे। देखो मेरे पास तो यही फॉर्मूला है, तो मुझे तो यही लगाना है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो एरिया वेक्टर होता है ना, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू एरिया। अब छोटा सा मैंने सपोज ये एरिया लिया और लेट्स से यहाँ पे एक एरिया लिया। अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, स्मॉल एरिया वेक्टर, वो तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इधर का कर्व होगा तो यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, यहाँ का कर्व होगा तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, मतलब यहाँ का जो कर्व होगा उधर एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पे तो पंगा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में है,
ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल कुछ अलग है, मतलब सब जगह पे देखो एंगल अलग अलग है और पूरा ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। अब ऐसे का इंटीग्रेशन करने गए तो बस आप वही करोगे, पूरे क्वेश्चन में आप सिर्फ इंटीग्रेशन करते बैठोगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे ई बार डॉट डी ए बार, ये इसका जो ई डॉट डी ए कॉस थीटा जो होगा, थीटा वेरिएबल है। अब जैसे ये वेरिएबल हो गया, ये क्वेश्चन को डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन से नहीं कर सकते। आपको समझ में आया इंटीग्रेशन से क्यों नहीं कर सकते? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होता तो आपकी और लग जाती। ठीक है, तो ये नहीं है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या वेरिएबल है? एरिया वेक्टर का एंगल हो रहा है, वो सब वेरिएबल है। अब कैसे करोगे? ध्यान में रखना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सम्स आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आता है, उसमें लॉजिक लगाना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे और वो लॉजिक यहाँ पे बाजू में लिख के रखता हूँ। देखो वो बहुत ही काम का है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस लॉजिक से सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पाइप लगाया मैंने, पाइप में देखो ऐसा कुछ करके पाइप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा या फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ा होगा, तभी भी आपको पता है भाई, इस पाइप से जितना पानी में अंदर डालता हूँ, जितना पानी में इसके अंदर डालूंगा, उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकलने वाला है। भाई ये तो कॉमन सेंस है ना। मतलब मैं क्या बोलूँगा भाई, जितना वाटर फ्लक्स अंदर गया उतना ही वाटर फ्लक्स बाहर आया। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड और जोड़ दिया, वाटर फ्लक्स। ठीक है, जितना वाटर फ्लक्स पाइप के अंदर गया उतना ही वाटर फ्लक्स पाइप के बाहर आया। अनलेस यहाँ पे कोई टैप नहीं है। टैप मतलब यहाँ से मैंने सही छेद कर दे तो क्या होगा, सारा पानी निकल आएगा बाहर। तो ये नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी वही होगा भाई, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुसे उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलने हैं। जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर घुसे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे वापस, जहाँ पे मैंने छेद किया था ना, वैसे कोई छेद नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अचानक से गायब नहीं हो रही है। या अंदर कुछ यहाँ पे टैप करके यहाँ पे अंदर पानी डाल सकता हूँ ना मैं, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो ऐड कैसे करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे गायब करनी है, वो अगले सेशन में आएगा। अब तक के लिए क्या है, जितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर घुसा इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकला। अब मुझे बताओ, उस पूरे हेमिस्फीयर में इमेजिन करो आप, उस पूरे हेमिस्फीयर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर घुसा है। एकदम कैलकुलेशन को इजी करना है तो क्या कर सकते हो भाई, देखो यहाँ पे ये सर्कुलर एरिया दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये एरिया जो है इस प्लेन के इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, तो मतलब एरिया भी इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया। देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो एरिया है, ये एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। किसका? इसका, राइट। ये सर्कुलर रीजन का, इसको सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू क्या, एरिया, क्योंकि एंगल कितना है 0 है, cos 0 कितना 1 होता है ना, तो ये कितना हुआ, E एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली आप देखोगे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर घुसा उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकला। कितना अंदर घुसा, E इंटू पाई आर स्क्वायर, तो बाहर कितना निकलेगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो मतलब जो कर्व सरफेस था उसमें से फ्लक्स बाहर कितना निकला, E इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना इजीली सॉल्व किया, इंटीग्रेशन लगा इसमें, नहीं लगा ना। अब आप देखोगे भाई, कोई भी टाइप का आप सरफेस बना दो, यहाँ पे ऐसा बना दो या कोई कोन बना दो, इस कोन से भी कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, इतना ही निकलेगा। इस वाले एरिया से कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा। मतलब एक मेथड बन गई ना यहाँ पे। कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ध्यान में रखना है, कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है, लॉजिक। और लॉजिक क्या होना चाहिए, जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर घुसता है उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलता है। ठीक है, ये पहले दिमाग में आना चाहिए। अब हम लोग आगे जाके और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो पढ़ने वाले, उसमें भी यही फेनोमेना हम लोग यूज करेंगे। तो इस फेनोमेना को याद रखना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया चीज? अब यहाँ पे मैं सेकंड एग्जांपल देता हूँ। अब सेकंड एग्जांपल सुनो। अब सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा सेकंड एग्जांपल है। अब पॉइंट चार्ज क्यू मैंने रखा हुआ है,
पॉइंट चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखता है? भाई यही तो होगी ना मेरी बेसिकली फील्ड लाइंस। अब ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो सब बाहर होगी, तो मैंने लेट्स से पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे है? बाहर। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? नहीं है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है क्या? नहीं है, लाइंस का सेपरेशन बदल रहा है। अब मुझे बताओ, सपोज मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यू। ऐसा कौन सा एरिया में बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन इजी होगा? क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा कौन सा एरिया में बनाऊंगा जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन इजी होगा? तो पहले में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे पंगा क्या है भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। लेकिन आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से कैसे आ रहा है? सब बाहर आ रहा है ना, ऐसे बाहर निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है सब जगह से। अब बाहर निकल रहा है सिमेट्रिकली। अब मुझे बताओ, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट होता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट होता तो मेरा इंटीग्रेशन थोड़ा इजी बनेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मतलब क्या? ऐसा कोई डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सेम है। मुझे बताओ, पॉइंट चार्ज के वजह से कोई भी पॉइंट P पे जो कि डिस्टेंस सपोज R पे है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ/R², यही होती है ना। तो इस पॉइंट चार्ज से हर डिस्टेंस R पे, हर एक डिस्टेंस R पकड़ लिया अपन ने, हर डिस्टेंस R पे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यही होगा ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस R पे क्या होगा? सेम होगा। कितना होगा? KQ/R², क्योंकि चार्ज के बाजू में सब सिमेट्रिक है। तो ऐसे सारे जो R R R R ये जो सारे पॉइंट्स हैं उनको मैं जोड़ते गया तो मुझे बताओ क्या बनता है? राइट, स्फीयर बनता है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स को मैं जोड़ते गया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनको सबको जोड़ते गया मैं, तो क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। अब मैंने बोला कि भाई इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज क्यू के वजह से इस स्फीयर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा वो निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अब आप देखोगे यहां पे एक चीज आप नोटिस करोगे, यहां पे आप देखोगे ये जो स्मॉल एरिया वेक्टर है ना, यहां पे सब जगह पे देखो स्मॉल एरिया वेक्टर होगा। अब ये जो स्मॉल एरिया वेक्टर कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ किया तो कुछ ऐसे आएगा, इधर भी ड्रॉ किया तो कुछ ऐसे आएगा, इधर भी ड्रॉ किया तो कैसे आएगा? कुछ ऐसे ही आएगा। देखो एरिया वेक्टर। अब देखो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों एक ही डायरेक्शन में सब जगह पे। मतलब ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर में से एंगल कितना है? 0। राइट। अब यहां पे आपको समझ में आया ना, इसमें बेसिकली एंगल कितना हुआ? इसमें एंगल हुआ 0। तो ई बार का मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, ये होगा ना ई बार डॉट ए बार। और इसका बेसिकली इंटीग्रेशन, ये था मेरा फ्लक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? कांस्टेंट था ना। कितना था? KQ/R²। तो बाहर निकलेगा। चलो बाहर निकाल दो इसको। cos 0 तो 1 है। मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल एरिया dA। अब मुझे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया dA को सबको ऐड करते गए, सारे स्मॉल एरिया को पूरे स्फीयर के ऊपर ऐड करते गए, तो क्या मिलेगा मुझे? सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? E इंटू 4πr²। ये हो गया मेरा फ्लक्स। भाई आ गया है ना मेरा फ्लक्स। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फीयर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू E इंटू 4πr²। सिंपली मतलब ऐसे, जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने इसके लिए बताया कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सरफेस के लिए भी इजी हो जाता है, लेकिन आपका मैथमेटिक्स के लिए अच्छा होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या बोला था, पॉइंट चार्ज क्यू के लिए कौन सा सरफेस थोड़ा सिमेट्रिक रहेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पे सेम रहेगा? स्फेरिकल सरफेस।
तो उस स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इंटू 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जगह आप KQ/r² भी डाल सकते हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह KQ/r² डाल दो इंटू 4πr²। अब K क्या होता है, 1/4πε0 Q/r² इंटू क्या, 4πr²। अब यहाँ पे देखोगे 4πr² कट हो गया, तो यहाँ पे मेरा फ्लक्स आ गया Q/ε0। ठीक है, तो माई फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज थ्रू क्या, थ्रू स्फेरिकल सरफेस कितना आता है, Q दैट इज पॉइंट चार्ज डिवाइड बाय ε0। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स बताए। एक एग्जांपल बताया जिसमें मैंने क्या बोला कि मेरे को फ्लक्स कैलकुलेशन भाई इजी करना है। फ्लक्स जितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करोगे, जितना इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेट होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है। तो मैं क्या ढूंढता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक जहाँ से ये सम इजी हो जाए। कौन सा लॉजिक था, इतना फ्लक्स बाहर, जितना फ्लक्स अंदर घुसता है उतना ही फ्लक्स बाहर निकलता है, उससे मेरा ये सम सॉल्व हुआ था। सेकंड, यहाँ पे भी क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने देखा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कहाँ पे होता है, सेम डिस्टेंस पे। तो मैंने एक स्फेरिकल सरफेस बनाया, तो स्फेरिकल सरफेस से मेरा फ्लक्स कितना होगा, इतना। तो यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस बना जिससे फ्लक्स कैलकुलेशन क्या था, इजी था। अब कोई और ऐसा टाइप का सरफेस बना तो शायद इजी नहीं होगा। यहाँ पे स्फेरिकल में फ्लक्स कैलकुलेशन इजी गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। ठीक है, अब जो हम लोग ने यहाँ पे जो पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको यूज करके अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूँ अगले सेशन में, उसको ध्यान से सुनो। तो हम लोग जाते हैं अभी अगले सेशन में। चलो, मैंने थ्योरी तो बता दिया, लेकिन मैंने अब तक ये नहीं बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। इट इज बेसिकली, मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज करना है, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। इट्स अ मेजर, ठीक है, इट्स अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं देता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो भाई इनफाइनाइट होंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनफाइनाइट नहीं होगा। इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। अब मतलब क्या, अब मतलब यहाँ पे देखो, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर n होगा इस एरिया से जो पास हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, ये जो होता है ना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जो नंबर यहां से पास हो रहा होगा, कुछ नंबर ऑफ लाइंस होंगी जो यहां से इस एरिया से पास हो रही होंगी, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा लाइंस होंगी ना, इतनी ज्यादा लाइन क्लोज होंगी, तो ऑब्वियसली नंबर बढ़ेगा, तो नंबर पर यूनिट एरिया बढ़ेगा। मतलब नंबर पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया है उसको ही हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, फ्लक्स। सो दिस मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, सो बेसिकली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस था इट इज प्रोपोर्शनल टू क्या था, E इंटू ए। माई E इंटू इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया, एकदम सिंपल वे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। सो इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया। ये होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हो गया अपना पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स खत्म। अब हम लोग अगले सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको ध्यान से सुनना। तब तक के लिए बाय बाय।